बिहार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ तीन तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। पहला, सम्राट अशोक की गौरवशाली मगध की धरती, और दूसरा, कंट्री की आईएएस और आईआईटी फैक्ट्री, और तीसरा, देश का सबसे पिछड़ा राज्य जहां ना तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है और न ही लॉ एंड ऑर्डर की समुचित सुरक्षा, जहां रोजगार के लिए हर घर का युवा या तो दूसरे शहर जाता है या फिर पूर्वजों की धरती पर फसल उगाता है। इस वक्त जहां देश के कोने कोने में इंडस्ट्रीज पहुंच रही है, वही आखिर बिहार में ऐसा क्यों है कि हर कंपनी या इंडस्ट्री जाने से कतरा रही है? क्यों आज भी बिहार के बेस्ट माइंड्स इंजीनियरिंग करके दूसरे शहर में रहने को मजबूर है? क्यों बिहार का बच्चा एमबीए नहीं, एसएससी, पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने पटना का रुख करता है? क्यों बिहार के गरीब और कम शिक्षित व्यक्ति को मजदूरी करने दिल्ली, गुजरात, पंजाब और कलकत्ता की ओर रुख करना पड़ता है? भारत की आईएएस और आईआईटी फैक्ट्री बिहार है, यानी अपने देश का हर 10वां आईएएस बिहार से है। और आईएएस ही क्यों, टॉप क्लास आईआईटी इंजीनियर से लेकर आईआईएम ग्रेजुएट्स तक सभी बिहार से ही ज़्यादा निकलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ करते हुए बिहार इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट और एट्थ लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बिहार की अचीवमेंट की इमारतें यहीं तक लिमिटेड नहीं हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो नंदा डायनेस्टी और मौर्य अंपायर जैसे पावरफुल किंगडम का राइज भी इसी स्टेट से रहा है। ये बिहार की ग्लोरी है कि हमें यहाँ से गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान संत मिले हैं। साथ ही साथ चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे ग्रेट स्कॉलर भी इसी स्टेट से रहे हैं। अपने समय की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में ही हुई है। लेकिन हिस्टोरिकली इतना रीच और पॉपुलर होने के बाद भी ये स्टेट बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंपनी को अपने तरफ खींच लाने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है। आखिर क्या रीज़न है कि बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ कंपनी और इंडस्ट्रीज़ अपना एक्सपेंशन करने में फेल रही है? आखिर क्यों कोई भी इंडस्ट्री बिहार में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहती है? इस राज्य में इन्वेस्टमेंट की इतनी किल्लत क्यों है? अब इस सवाल का लॉजिकली जवाब चाहे तो जो भी हो, लेकिन जब बिहार के चीफ मिनिस्टर से स्टेटमेंट मांगा गया तो उनका कहना कुछ ऐसा था। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। अब नीतीश कुमार ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि बिहार से सबसे नज़दीकी पोर्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसकी बिहार से दूरी 700 किलोमीटर है, यानी आसपास समुद्र का नामो निशान नहीं है। तो फिर भला क्यों कोई भी इंडस्ट्री इतनी दूर अपनी फैक्ट्री खोलने का रिस्क उठाएगी? कुछ ऐसी ही सोच बिहार के सत्ता में बड़े बड़े नेताओं की भी रही है। तभी तो स्टेट से कोस्टल एरिया में पोर्ट डेवलप करने की मांग बार बार उठ चुकी है। मगर देखा जाए तो भारत में केवल बिहार ही एक ऐसा लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है। ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड होने के बाद भी डेवलप होने में कामयाब रहे। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी कोस्ट लाइन पे सिचुएटेड नहीं है, फिर भी टोटली लैंडलॉक्ड होने के बाद भी यहाँ फैक्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। स्पेशली ये दोनों राज्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने में काफ़ी रूप से कामयाब रहे हैं। खास तौर पर हरियाणा इंडस्ट्रियल सेक्टर में सालों से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनकर बैठा है। इसने आईटी फील्ड में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। वहीं पंजाब एक बड़ा टेक्सटाइल हब है, इसे व्हीट बॉल के रूप में भी लोग जानते हैं। लेकिन ये स्टेट अपने स्पोर्ट्स गुड, लेदर वर्क, ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर और आईटी कंपनी के लिए भी मशहूर है। अब अगर ये जरा भी सच है तो बिहार अपने प्री कॉलोनियल पीरियड में कभी ट्रेड नहीं कर पाता। इतिहास हमें बताता है कि मुगल एरा से लेकर मॉडर्न पीरियड तक बिहार का व्यापार इंडियन ओशन से कनेक्टेड था। फर्टाइल लैंड होने की वजह से स्टेट के किसान रबी और खरीफ दोनों तरह की फसलें उगाते थे और इंडियन ओशन के जरिए इसे एक्सपोर्ट भी करते थे। ब्रिटिश राज में पटना एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनकर भी उभरा था। लेकिन इस राज्य की फेल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कई सारे रीजंस हैं। इंडिपेंडेंस के बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन 9 के बराबर थी। मुख्य रूप से बिहार और वेस्ट बंगाल ही पूरे देश का इंडस्ट्रियल स्पॉट था। यहाँ माइंस की उपलब्धता थी। इन दिनों देश में कई शहर थे जहाँ माइंस और रॉ मटेरियल की कमी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्प्रेड करने के लिए सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई, जिसके द्वारा माइंस और रॉ मटेरियल के माल ढुलाई के खर्च को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया, जिससे कि इंडस्ट्रियल मालिकों को ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली खर्च अब अधिक नहीं रही।
इस पॉलिसी के बाद देश में इंडस्ट्रियल क्रांति आ गई। अब दिल्ली, मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में फैक्ट्रीज लगने लगी। इन पॉलिसीज से देश में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, लेकिन इस पॉलिसी ने बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जड़ों को हिला दिया। अब इंडस्ट्रीज यहाँ आने के बजाय यहाँ के रॉ मटेरियल को शहरों में इंपोर्ट करने लग गई और बिहार कुछ ही दिनों में बस रॉ मटेरियल सप्लाई मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर रह गया। सन 2000 में बिहार और झारखंड के बंटवारा के बाद तो स्थिति और बदतर हो गई। झारखंड के अलग होने से बिहार का टाटानगर, जमशेदपुर और छोटा नागपुर का एरिया भी चला गया। अंग्रेजों के समय में बिहार में जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई थी, जिसके तहत किसानों को किसी भी कीमत पर हर सीजन में जमींदारों को लगान देना पड़ता था। ऐसे में किसान कई बार सूखे और बाढ़ की वजह से लगान नहीं दे पाते थे। अब ऐसी स्थिति में जमींदार उनके खेत ले लिया करते थे और ये किसान अब अपने ही जमीन पर मजदूर की तरह खेती करने को मजबूर हो जाते थे। ऐसी स्थिति में भारत की आज़ादी तक अनइवन रूप से जमीनें बटी हुई थी, जिसके कारण बिहार के 50% से अधिक किसान मजदूर बन गए थे, क्योंकि वो जमींदारों की खेती करने लग गए थे। 1950 में जमींदारी खत्म हुई और फिर 1962 में आए लैंड सीलिंग एक्ट के तहत बिहार में सिंगल लैंड ऑनरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने इस पर अधिक काम नहीं किया है। उसके बाद बिहार में कभी भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, जिससे बिहार की ज़मीन छोटी छोटी टुकड़ों में ही बटी रह गई। दरअसल बिहार की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है, जहां के लोकल लोग अपनी ज़मीन पर फैक्ट्रीज लगाने के बजाय इस पर खेती करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सालों से लोग अपना गुजर बसर करने के लिए ज़मीन पर ही निर्भर है। इससे न केवल उनका घर चलता है, बल्कि उनकी ज़रूरतें की सुविधा भी इसी ज़मीन के सहारे पूरी होती है। आज भी बिहार की 80% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ऐसे में ज़मीन के मालिकों से लैंड एक्वायर करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इमारत खड़ी करने के लिए देना यह केवल एक सपना सा रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्राइवेट कंपनी आखिर डायरेक्टली सरकार से भी तो लैंड ले सकती है, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि राज्य में लोगों ने बेहद छोटी छोटी मात्रा में ज़मीनें खरीद रखी है। अगर कंपनी को 10 हेक्टेयर ज़मीन की भी ज़रूरत होती है तो सरकार को इस डील को पास करने के लिए 100 लोगों से समझौता करना पड़ता है। इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न के चलते सरकार चाह कर भी प्राइवेट कंपनी को ज़मीन नहीं दे पाती है। खुद बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके सुशील मोदी यह तक कह चुके हैं कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री बिहार में कदम नहीं रखना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए ज़मीन है ही नहीं। यहाँ की सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री को लेकर इतना सपोर्टिव रवैया नहीं रखती है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिहार में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगा। पिछले 30 सालों में कई इंडस्ट्रीज़ ने इस स्टेट में अपना दम तोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुगर मिल है। बिहार की 33 में से 18 शुगर मिल पर आज ताले लग चुके हैं। 1960 से 70 के दशक में बिहार भारत का शुगर प्रोडक्शन में 40% का कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन अब यही आंकड़ा घटकर 2% तक रह गया है। राइस मिल की बात करें तो बिहार का 40% कल्टीवेटेड लैंड चावल उगाने के काम आता है। इस स्टेट में कभी 3000 राइस मिल हुआ करती थी, लेकिन स्कैम के चपेट में आते ही इनमें से 2000 राइस मिल बंद हो गई। बिहार में इंडस्ट्रीज के क्लोज होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से एक कारण वसूली भी रहा है। बिहार के किशनगंज से लेकर मुजफ्फरपुर तक कई ऐसे मिल रहे हैं जो इसी वजह से आज खाली पड़े हुए हैं। जाहिर है कोई भी फैक्ट्री रातों रात खड़ी नहीं हो जाती है। इसके लिए सरकार को भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। नतीजा यह रहा है कि स्टेट में इंडस्ट्रीज की कमी को स्पिल ओवर इफेक्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल अगर एक ही स्टेट, सिटी या टाउन में हाईली टैलेंटेड और स्किल्ड वर्किंग क्लास इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी कंपनी अपने आप ही उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। इससे होता यह है कि स्टेट की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करती है, डेवलपमेंट के चलते न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप होती जाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होती है,
हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बेहतर होती चली जाती है। ग्रोथ की ये साइकिल इस तरह एक पुअर स्टेट को डेवलप्ड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने में मददगार साबित होती है। स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से ही गुड़गांव जैसे प्रदेश इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, जहाँ की राज्य सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री को सब्सिडी देकर अपने स्टेट में स्टार्टअप सेट करने का मौका दिया। इसी के तहत मारुति ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हरियाणा में खोली थी। इससे यहाँ उन्हें न केवल सस्ते लेबर मिले बल्कि लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्डअप होती चली गई। लोगों के हाथ में पैसे आए और उन लोगों ने अपने स्किल को बेहतर करना शुरुआत किया। इससे बाकी प्राइवेट कंपनी भी गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई और आज आलम ऐसा है कि हरियाणा न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 है बल्कि गुड़गांव एक एमएनसी हब बन चुका है। वहीं बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर नज़र डाले तो यह स्टेट अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी कंटिन्यू रखने में फेल रहा है। गरीबी और वीकर एजुकेशन सिस्टम के चलते स्टेट की एक बड़ी आबादी अनएजुकेटेड है। साथ ही स्किल्ड लेबरर की भी यहाँ भारी कमी है। बिहार में सिर्फ डिग्री एजुकेशन ही नहीं बल्कि टेक्निकल एजुकेशन की भी भारी समस्या है। यहाँ के बच्चों को न ही तो स्किल सेंटर की सुविधा दी जाती है और न ही गवर्नमेंट की तरफ से स्किल लेबर तैयार करने की कोई मुहिम चलाई जाती है। सरकार की ओर से चलाए जाने वाले स्किल सेंटर में पढ़ रहे यूथ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर की कंपनी पे ही निर्भर होते हैं। ऐसे में स्किल का प्रचार नहीं हो पाता है। अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में सारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को स्किलफुल लोग चाहिए होते हैं, जिसकी कमी के कारण इंडस्ट्रीज़ बिहार का रुख नहीं कर पाती है। सत्ता में बैठी सरकारों ने कंपनी को अपने राज्य तक खींच लाने के लिए पॉलिसी तो कई बनाई, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह से फेल रही है। पिछले 30 से 40 सालों में सरकार ने बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिसी काफ़ी बदली है। 2006 में नीतीश कुमार ने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी बिहार में इंट्रोड्यूस भी की थी, जिसके चलते फैक्ट्री सेटअप करने वाली कंपनी ऑनर्स को सब्सिडी मुहैया कराने की बात की गई थी, लेकिन यह पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जिन कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप भी किया वो भी सब्सिडी के लिए कोर्ट के धक्के खाते रहे। साथ ही कई कंपनी ने यह दावा किया कि कोर्ट जाकर भी उन्हें सब्सिडी मांगना और फिर फैक्ट्री को सेटअप करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस लगा। साथ ही कंपनी ने इन सभी झंझटों से दूर रहना ही पसंद करना ज़्यादा बेहतर समझा। खास तौर पर जो बिजनेस अपने स्टार्टअप फेज में है वह इन सभी लोकेशन को अवॉइड करना ही पसंद करती है। अब बिहार गवर्नमेंट की इस बैड रेपुटेशन को बदलने के लिए सरकार ने भी कई सारे अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया है। हालांकि अभी भी बिहार को इन सभी पॉलिसीज़ को चेंज करने में काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी बुनियादी ढांचों को बदलने में भी अभी समय लगेगा। बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंज ने आपको कितना सरप्राइज़ किया हमें कमेंट क्षेत्र में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।